हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में फर्स्ट टॉपिक दैट इज कैग। क्या है, इसकी क्या पावर्स है, क्या इसके फंक्शन है, क्या इसकी ड्यूटीज है, कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए किसी भी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करना है तो उसके लिए कुछ बॉडी होती है जो हेल्प करती है गवर्नमेंट की कि कैसे गवर्नेंस करनी है। जैसे कुछ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जिनका नाम, कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में नाम मेंशन नहीं होता है, उसके बावजूद भी उनकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है। ठीक है, दोनों बराबर इंपॉर्टेंस की है। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, दैट इज कैग। क्या है कंप्लीट देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। कैग, आखिर इसका नाम, पहले नाम समझते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हमें पहले पढ़ना है, उनके बाद हम डिटेल में एक एक पॉइंट को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका पॉइंट है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, दूसरा है इंडिपेंडेंट बॉडी, तीसरा है कंट्रोल फाइनेंशियल सिस्टम फॉर एंटायर कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, नेक्स्ट पॉइंट है हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, नेक्स्ट पॉइंट है अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट एज ए फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड ऑफ पीएससी। पीएससी क्या है? पीएससी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट है वन ऑफ द बुलवर्क इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, एंड लास्ट पॉइंट नॉट एन एडवाइजरी बॉडी। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है ये समझेंगे। ठीक है, ये टर्म्स आपके दिमाग में होनी चाहिए, जब भी कैग वर्ड बोला जाएगा तो आपके दिमाग में ये 8-9 पॉइंट है तुरंत आने चाहिए। ठीक है, अब एक एक टर्म को समझते हैं। सबसे पहले हमें इसका नाम समझना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें दो टर्म आ रहे हैं, कंट्रोलर और एक टर्म आ रही है ऑडिटर। इनका मीनिंग क्या है? क्या एक्चुअल में ये इंडिया में काम करते हैं इसी तरीके से या नहीं करते? डिटेल में देखना है और समझना है, क्योंकि जब हम इसके नाम को ध्यान से समझेंगे ना तो ही हमें समझ में आएगा इसके फंक्शन क्या है, इसकी पावर क्या है। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपके सामने अगर बात करूं तो आपके दिमाग में एक छोटी सी लाइन पॉलिटी पढ़ते टाइम में होनी चाहिए, और वो ये एग्जीक्यूटिव is responsible to the legislature। क्या मीनिंग है इसको समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, क्या दिमाग में होना चाहिए? एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। क्या है समझते हैं अब इसको। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपके सामने बात करूं कि कोई भी सन है, ठीक है, वो जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी बच्चा है वो अपने फादर के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि मेरे को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे उसने अपने पापा से पैसे लिए, 100 रुपये लिए, उनके फादर ने उसको 100 रुपये दे दिए, ग्रांट कर दिया कि लो भाई मैं दे रहा हूँ आपको पैसे। ठीक है, वो यूज़ करके आया, उनको जाके वापस से अपने पापा को बताएगा कि मैंने जो 100 रुपये आपने दिए थे मुझे, वो मैंने कहाँ कहाँ खर्च किए, क्या क्या उसका किया, क्या खाया उसका, क्या पिया उसका। मतलब क्या है? एक बच्चा अपने फादर को रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्स दे रहा है कि मैं ये करके आया। सन इज रिस्पॉन्सिबल टू फादर, इसका मीनिंग ये हुआ। जैसे अगर यदि मैं बात करता हूँ, बॉस ऊपर बैठा है, नीचे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल टू द बॉस। वो बताएंगे कि हमने ये काम किया आज ऑफिस में, रिस्पॉन्सिबल टू द बॉस। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। मतलब क्या है? मतलब यह है कि लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेचर का काम है लॉ पास करना, लॉ बनाना, लॉ फॉर्मेशन। कोई भी कानून बनाना है तो लेजिस्लेचर बनाएगा। एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इंप्लीमेंट करना, उसको इंप्लीमेंट करना, ग्राउंड लेवल पे उसको लेके जाना, किस तरह से उसको यूज करना है, किस तरीके से उस कानून को अप्लाई करना है, उनको इंप्लीमेंटेशन का काम एग्जीक्यूटिव करता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर।
अब ध्यान से सुनना और समझना। हमारे सामने यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर। ठीक है, इनका मीनिंग समझते हैं। जैसे गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर है। अगर यदि मैं बात करता हूं लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर में आता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ठीक है। नीचे है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक्चुअल में पार्ट होती है एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। गवर्नमेंट में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हो गए, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पीएम भी हो गया, ठीक है। इसी में हमारे पास में प्रेसिडेंट भी आते हैं, इसी में हमारे पास में अभी जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल कैग, या जितनी भी ब्यूरोक्रेटिक जितनी भी ऑफिसेज हैं वो सारे इसी में एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कोई भी कानून बनाना होगा, कोई भी लॉ पास करने हैं, कोई भी लॉ पास करने हैं, तो लेजिस्लेचर पास करेगा, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करेगा, ये जाके इनको रिप्लाई करेंगे, इनको बताएंगे कि हाँ ये काम हम करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो, क्योंकि हम यहाँ पे कैग पढ़ रहे हैं और ये सारा खेल अकाउंट से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, ध्यान से समझ रहा। अब गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, वो कहाँ से आएगा? तो वो पैसा कहाँ से आता है? लोगों की जेब से आता है। लोग टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट को लोग टैक्स पे करते हैं, तो गवर्नमेंट का जो पब्लिक का पैसा है वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए तो उसको बिना किसी कानून के, कोई लॉ पास किए बिना डायरेक्टली आप उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो, उसको पार्लियामेंट पास करके देगा, उसके बाद वो पैसा मिलेगा, ठीक है। उसी सिमिलर तरीके से गवर्नमेंट चाहती है कि उसको पैसा मिले, तो पहले वो जाएंगे पार्लियामेंट में, फिर वहाँ से वो लॉ पास करवाएंगे, लॉ पास करवाने के बाद वो पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा, उसको फिर यूज़ करेंगे, पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? इसी सिमिलर तरीके से यहाँ पे ये जो लोग बैठे हुए क्या ये इसका पार्ट है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, लेकिन लेजिस्लेचर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पे कैग जो हम पढ़ रहे हैं वो इसका पार्ट नहीं है, लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। इंडिया में कैग लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसी से हम इसका मीनिंग समझते हैं एक और तरीके से। देखो, अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूँ इंडिया की कंपैरिजन करूँ दूसरी कंट्रीज से, जैसे यूएस हो गया, हमें लगभग जो पॉलिटी पढ़नी होती है यूएस के कंपैरिजन में, यूके की कंपैरिजन में पढ़ना होता है। देखिए, यूएस में और यूके में, और साइड में हमने लिख लिया इंडिया, ठीक है, क्लियर। देखो, यूएस में और यूके में जो कैग होता है वो पार्लियामेंट का पार्ट होता है। यूएस में और यूके में कैग पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इनमें जो कैग है वो लेजिस्लेचर का पार्ट हो गया, एक तरीके से लेजिस्लेचर का पार्ट हो गया। इसका मतलब ये जो भी फंड्स या फंड्स जो ग्रांट फंड्स उसको इशू करने में, पास करवाने में, परमिशन देने में कि हाँ ये इतना पैसा दे देना चाहिए, ग्रांट फंड होगी, तो उसके लिए जो भी पैसा दिया जाएगा उसमें किसका रोल होगा? कैग का रोल होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, तो वो पार्टिसिपेट करेगा कि हमें पैसा देना चाहिए, इतना पैसा देना चाहिए। ऑडिटिंग तो अलग है, इतना पैसा देना चाहिए, ठीक है। इंडिया में क्या है, इंडिया में ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। इंडिया में क्योंकि कैग एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, और एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो ये ग्रांट करने में, फंड्स ग्रांट करने में रोल प्ले नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंट की ऑडिटिंग करते हैं कि अकाउंट में कहाँ खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ, ये बता दो बस। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि यहाँ से पैसा कितना आया और कैसे आया, कितना मिला था आपको, नहीं। ये लास्ट में देखेंगे कि आपने खर्चा कर लिया, सब काम कर लिए, अब बताओ ये खर्चा कहाँ से किया और कैसे किया,
ठीक है, कहाँ पे कितना किया, किस तरह से किया। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंट की ऑडिटिंग करते हैं इंडिया में। लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। पॉइंट क्लियर है? ये क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि कॉम्प्ट्रोलर, ये जो वर्ड है कॉम्प्ट्रोलर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फंड ग्रांट करवाना, फंड ग्रांट करवानी है उसमें परमिशन लेना एक तरीके से, इसका मतलब ये होता है। दूसरा ऑडिटर, ऑडिटर का मतलब होता है अकाउंट्स की ऑडिटिंग करना, अकाउंट ऑडिटिंग, यही है। अब एक बात सोचो, ध्यान से देखना, यूएस यूके में वो दोनों काम कर रहे हैं। यूएस में यूके में वो जो कैग है वो दोनों काम कर रहा है। पहले फंड्स इशू करवाने में भी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट का पार्ट है, तो फंड्स इशू करवाने में भी हेल्प कर रहे हैं। दूसरा, वो अकाउंट्स की ऑडिटिंग भी कर रहे हैं। तो इसलिए वहां पे जो कैग है उसका रोल ब्रॉड है। क्या? कंट्रोलर प्लस ऑडिटर, दोनों वर्ड है। लेकिन जब आप इंडिया के कंपैरिजन में बात करोगे, इंडिया के साथ में बात करोगे, तो वहां पे क्योंकि कंट्रोलर का काम नहीं है, कंट्रोलर का काम नहीं है क्योंकि ये लेजिस्लेचर का पार्ट ही नहीं है, ये केवल एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो हमारे यहाँ पे कंट्रोलर वर्ड सिर्फ मेंशन किया हुआ है, इसका रोल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ऑडिटिंग का काम है, यहाँ पे ऑडिटर के तरीके से ही काम होगा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारे पास कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पहले इस मीनिंग को समझिएगा ध्यान से, क्योंकि इसी से हमें रोल समझ में आएगा। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे हमें बजट आता है, उसमें बताया जाता है इतना पैसा चला, इतना पैसा दिया, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे, इस तरह से होगा। पूरी साल जब ख़त्म हो जाएगी, बीच में कोई रोल नहीं है, कैग का कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो इशू करवाएगा कि ये लीजिए आपको इतना पैसा देते हैं हम, नहीं। वो सिर्फ जब साल खत्म होने को आएगी, फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होने को आएगी, तब कैग को बुलाया जाएगा, आ जाओ अब ऑडिट कीजिए इनके अकाउंट्स को, क्या ये जो पैसा इन्होंने लिया था क्या एक्चुअल में वो पैसा वहाँ खर्च हुआ है, देखिए कि क्या ये पैसा जिन्होंने मेंशन किया है, जो बैलेंस शीट आई है, इतना पैसा है, वो सही है या नहीं है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो ये है मीनिंग कंट्रोलर एंड ऑडिटर। ठीक है? पॉइंट क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैसे, अब उसी को समझते हैं। पहले ये मीनिंग समझिएगा आप। ओके, अब चलते हैं फर्स्ट पॉइंट को समझने, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका जो नाम है कैग, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई तो आर्टिकल भी होगा जिसमें ये मेंशन्ड होगा, कैग होगा कि हाँ ये कैग है, या इसके बारे में क्या क्या मेंशन्ड है वो देखिए। तो कैग आर्टिकल, इससे रिलेटेड 4 आर्टिकल्स हैं जो कैग के बारे में डिफाइन करते हैं, बताते हैं। वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 141, आर्टिकल 51, आर्टिकल 148 टू 151। ठीक है, कौन कौन से हैं? आर्टिकल 148 जो कहता है कैग नाम की एक बॉडी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस BR अम्बेडकर ने बोले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, फादर है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि कैग एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस होगा। ठीक है, 148 आर्टिकल कहता है कैग होगा। ठीक है, क्या होगा ये, अब ये सारे पॉइंट्स इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। 149 आर्टिकल कहता है पावर्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में। 150 नंबर आर्टिकल हमें एक्सप्लेन करेगा फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट सेंटर एंड स्टेट के जो भी हैं उनके बारे में। और 151 आर्टिकल ये बताएगा रिपोर्ट्स, ऑडिटिंग रिपोर्ट्स, क्योंकि जब ये ऑडिटिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट सबमिट करनी होगी ना। तो वो रिपोर्ट क्या होगी, किस तरह से वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, क्या करेंगे, उनके बारे में मेंशन किया जाएगा। तो आपको ये 4 आर्टिकल्स, आर्टिकल 148 151 के बीच में ये 4 आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए, 48 149 150 151।
ठीक है, पॉइंट क्लियर। सेकंड, अब आते हैं हमारे पास में इंडिपेंडेंट बॉडी। इसका मीनिंग क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी का मीनिंग क्या है? देखिए समझो, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई भी बंदा है, पहले हम एक छोटा सा पॉइंट समझते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। जैसे हमारे पास में मान लो आप जॉब करने गए, ठीक है, आपको कोई जॉब करनी है, तो आप जाओगे तो आपका या तो सिलेक्शन होगा या किसी के थ्रू आप जा रहे हो कि हाँ भाई ठीक है, हमने कह दिया ये बंदा अच्छा है, आप इसको रख लो, तो कोई सिलेक्शन प्रोसेस होगा ना। तो या तो आप सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा। उसी सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी किसी भी बंदे का अपॉइंटमेंट होगा, या तो अपॉइंटमेंट होगा या आप इलेक्ट होगे। एक काम तो करना पड़ेगा। जब भी आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ो या कोई भी जैसे आप ऑफिस पढ़ोगे, उनमें से आपको ये पता होना चाहिए अपॉइंटमेंट हो रहा है या फिर उसका इलेक्शन हो रहा है, वो इलेक्ट हो क्या रहा है। ठीक है, पहली चीज़ अपॉइंट होगा या इलेक्ट होगा। दूसरी चीज़ वो कितने टाइम के बीच के टाइम पीरियड में उसका टेन्योर होगा, फिर उसको छोड़ने का टाइम आएगा, वो अपने ऑफिस को बाहर निकलेगा, ऑफिस से बाहर निकलेगा, या तो उसको रिमूव किया जाएगा, भाई लोगों को काम पसंद नहीं आ रहा उसका, कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हटाओ इन्हें, या फिर वो बंदा अपनी मर्जी से रिजाइन करेगा। ये तो होता है, या तो कोई बंदा वहां परेशान हो गया और वो कह रहा है कि नहीं भाई मेरे बस का नहीं है ये काम, मुझे निकल जाना चाहिए, तो वो खुद रिजाइन करेगा, या फिर उसका काम पसंद नहीं आ रहा तो उसको निकाल देंगे कि भाई आप जाओ, आपके बस का नहीं है, आप ऐसे आगे ज़बरदस्ती। अब वो रिमूव किया जाएगा तो ऑब्वियस है कि उसके लिए कोई ना कोई तो कंडीशन होगी ना, कोई तो कंडीशन होगी कि इस बेसिस पे हम आपको निकाल रहे हैं, आपका ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, क्या नहीं है, वो सब चीज़ें देखते हैं, तो कंडीशन देखी जाएंगी। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर। तो इसी तरीके से जब वो काम करेगा तो ऑब्वियस है वो सैलरी भी मांगेगा। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स, जब भी कोई ऑफिस पढ़ोगे, कोई भी ऑफिस पढ़ोगे, कोई भी बॉडी पढ़ोगे, तो उसमें आपको ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं दिमाग में होने चाहिए कि ये पॉइंट है, वो इलेक्ट हुए, अपॉइंट हुए, उनका टेन्योर का क्या होगा, उसको रिमूव कैसे किया जाएगा, उनको रिज़ाइन करना है तो वो किसको रेजिग्नेशन देंगे, उनकी रिमूवल की क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, और उनकी सैलरी किस पे डिपेंड करेगी। पॉइंट क्लियर। इसी तरह से हम बात करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी। तो सीएजी में पहली चीज तो अपॉइंटमेंट होती है। पहले पॉइंट क्या होता है, अपॉइंटमेंट। ठीक है, कौन करता है इनका अपॉइंटमेंट, तो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब, जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हमारे, वो अपॉइंट करते हैं किनको, कैग को, कैग का जो हेड है उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, पॉइंट क्लियर। इसी में एक वर्ड लिखा होता है वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि वो अपने खुद के हाथों से, वो खुद साइन करके, सिग्नेचर करके उसको देंगे और साथ में वही अपॉइंट करेंगे। ठीक है, कि हाँ हम अपॉइंट कर रहे हैं, सील स्टैंप लगा के दी जाएगी जो अथोराइज करेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे, क्लियर। दूसरी चीज इनका टेन्योर, अब सेकंड पॉइंट आती है कि ये जो जॉब करेंगे, ये जो ड्यूटी करेंगे, तो उसके लिए कोई तो टेन्योर होगा ना, टाइम पीरियड होगा। तो टेन्योर जो इनका होता है दैट इज 6 years या 65 years, जो भी जल्दी हो जाए, जो भी पहले हो जाए। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, जब भी कोई कैग की पोस्ट पे अपॉइंट होगा तो उसके लिए उसकी कोई ना कोई तो एज होगी। मान लीजिए सपोज करो कोई बंदा है जो 54 की एज में कैग बन गया, कैग बन गया। ठीक है, अब वो या तो 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए। अब उनकी मैक्सिमम एज क्या हो सकती है रिटायरमेंट की, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स हो सकती है। मैक्सिमम एज, जैसे हम नॉर्मल कोई ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं 60 की एज में वो रिटायर हो जाएगा।
कैग के ऑफिस में रिटायरमेंट एज है वो 65 ईयर्स है, ठीक है। अब ये 54 की एज में है, अब ये तो कैग बन गए, तो मैक्सिमम या तो ये 65 ईयर्स को अचीव कर ले या फिर इनके पास 6 साल है। अब जो भी पहले हो जाएगा, 6 साल जोड़े तो ये 60 की एज तक अचीव कर पाएंगे, तो 65 तक तो पहुंच ही नहीं पाए। अगर मान लो सपोज करो कोई बंदा है जो 58 की एज में जाके कैग बन रहा है, तो उसके सामने अब ऐसा नहीं वो 60 की एज में नहीं, वो बंदा 64 की एज में जाके रिटायर हो जाएगा। अगर मान लो कोई 62 की एज में चला गया, ये कैग बन गया, ये बन गया कैग, ठीक है। तो क्या होगा, ये अब 3 साल ही बचे हैं, तो क्या हो जाएगा 65 ईयर्स। तो अब 6 साल कंप्लीट नहीं हुए, अब ये 65 ईयर्स पहले होगा। जो भी पहले होगा 54 से 6 ईयर तो 60 ईयर्स तक चले गए, ये 65 ईयर्स तक नहीं ड्यूटी कर पाएंगे। ये क्या करेंगे, 65 ईयर्स इनकी रिटायरमेंट नहीं होगी, इनकी 60 पे ही हो जाएगी। ये 58 में, ये 6 साल तो 64 पे रिटायर, ये 62 के हैं, तो अब इनके लिए 3 साल ही बचे हैं, क्योंकि अब की बार 65 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो मैक्सिमम एज इनकी 65 ईयर्स हो सकती है, या उनका टेन्योर अगर यदि थोड़ा सा लंबा बचा है तो वहाँ पे 6 ईयर्स अगर कंप्लीट हो रहे हैं, तो इनमें से जो भी पहले कंप्लीट होगा वो इनका टेन्योर होगा, ठीक है। तो 6 ईयर्स 65 ईयर्स कोई भी, क्लियर। थर्ड पॉइंट, जब जॉब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनको सैलरी चाहिए, तो सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी जो ये लेते हैं वो सैलरी सिमिलर लेते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जितनी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज की होगी उतनी ही सैलरी इनकी होगी, ठीक है। पॉइंट क्लियर एकदम, ठीक है। अब बात करते हैं रेजिग्नेशन की। रेजिग्नेशन, जब भी इनको रिजाइन करना है, जब भी इनको लगेगा कि भाई नहीं मेरे बस का नहीं है, अब मैं यहाँ पे जॉब नहीं कर सकता हूँ, इतनी लंबी मैं नहीं कर सकता हूँ, ऑफिस को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये क्या करेंगे, रिजाइन करेंगे। तो ये किसको लिखेंगे, जिसने इनको अपॉइंट किया है, और अपॉइंट कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब को लिखेंगे वापस से कि मुझे रिजाइन करना है, मुझे फ्री कर दीजिए, उन्हीं को लिख के रिजाइन करेंगे, ठीक है। फिर बात आती है रिमूव करने की। अब ये तो चाह रहे हैं कि भाई मेरे को काम करने हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई आपके बस का नहीं है। पार्लियामेंट में लोगों ने देखा कि नहीं ये तो काम करने के लायक नहीं है, इनको हटा देना चाहिए, इनके बस का ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्या चीज़ें देखेंगे, 2 कंडीशंस होती हैं, क्या क्या, पहला प्रूवन मिसबिहेवियर। प्रूवन मिसबिहेवियर ये क्या है, प्रूवन मिसबिहेवियर, इसका मतलब है इनका जो मिसबिहेव किया था वो प्रूव हो चुका है, ठीक है। वो कहाँ होगा, पार्लियामेंट में। दूसरा इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी, ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो इसके बेसिस पे ये जो 2 कंडीशन है, यही सेम कंडीशन सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए भी होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो भी यही 2 कंडीशन होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो पॉइंट, क्या अपॉइंटमेंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट करने वाले कौन है, प्रेसिडेंट, लेकिन रिमूवल करना है, रिमूवल तो करने लग रही है पार्लियामेंट। रिमूव करने वाला कौन है, पार्लियामेंट, अपॉइंट करने वाला कौन है, प्रेसिडेंट। अब ध्यान से देखना एक बात को, यहां से एक पॉइंट समझना है आपको, दैट इज अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, रिमूवल पार्लियामेंट। कुछ यहां पे कॉमन चीजें नजर आ रही है, ये पार्ट है एग्जीक्यूटिव का, ये पार्ट है लेजिस्लेचर का। मतलब अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो तो एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं लेजिस्लेचर। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि केवल एग्जीक्यूटिव ने बोल दिया कि मैं अपॉइंट कर रहा हूं तो मैं ही हटाऊंगा, नहीं। यहां पे ये पूरी तरीके से जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इंडिपेंडेंट। कल को प्रेसिडेंट साहब कह दे कि मैंने तेरे को अपॉइंट किया है, चल अब मैं कहता हूं तू हट जा, नहीं, हटाने के लिए इन पे डिपेंडेंट नहीं है। हटाएंगे कौन, पार्लियामेंट,
इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट हुए। इसको बोलते हैं, अगर प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से हटा दे उनको बोलते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या यहाँ पे लगेगा? नहीं लगेगा। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं लगेगा कि प्रेसिडेंट साहब खुश हैं तो ये ठीक है, नहीं है तो हटा दो। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट ध्यान आया? तो इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है कि अपॉइंट करने वाले तो प्रेसिडेंट है, रिमूव करने वाली पार्लियामेंट है। ठीक है, अब हमें जो मेन पॉइंट समझना है वो मेन पॉइंट समझना है इंडिपेंडेंट बॉडी। इसका मीनिंग क्या है, क्या कहना चाहते हैं ये? देखो अब इस चीज़ को समझिएगा, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि यहां पे कैग है, वो ये बैठा है कैग। ठीक है, ठीक है। अब कैग क्या कर रहा है? अकाउंट्स की ऑडिटिंग कर रहे हैं, अकाउंट्स की ऑडिटिंग। ठीक है, अब ये बीच में बैठा हुआ, बीच में कैसे? देखो ये लोकसभा जो भी खर्चा कर रही है, पार्लियामेंट जो भी खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट जो भी खर्चा कर रही है, क्योंकि मेन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, वो लोकसभा में बैठे हैं, तो वो जो भी खर्चा करेंगे वो यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, इन्हीं की अकाउंटिंग चल रही है। पैसा किसका है? पैसा है लोगों का, लोगों का पैसा है। ठीक है, अब इसके सामने दो केस है, कैग के सामने दो केस है। अगर यदि ये हार्ड हो गए, हार्ड का मतलब है इन्होंने अपनी पावर दिखा दी, इन्होंने कहा कि भाई देखो एक एक रुपए का हिसाब मेरे को चाहिए, एक एक रुपए हमें चाहिए, ये बताओ। छोटी सी भी अगर करेक्शन हुई, छोटी सी भी मिस्टेक हुई, तो वहां पे लोकसभा नाराज। छोटा सा भी अगर यदि इन्होंने इस तरीके से कर दिया कि नहीं ये रुपए बताइए कहाँ गया, क्यों, कहाँ चोरी हुआ, कहाँ पे ये स्कैम हुआ है, अगर इन्होंने एक एक छोटी छोटी चीज़ को इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया, ये अगर हार्ड हो गए तो लोकसभा ये नाराज हो गए, ये नाराज हो गए। अगर इन्होंने सॉफ्ट नेचर शो कर दिया कि कोई बात नहीं, हो गया कोई बात नहीं, ये लीजिए और ले लो थोड़े बहुत, कोई बात नहीं, ये चलेगा, अगर अरे ये कैसे रह रहे हैं, कोई बात नहीं है, अगर ये सॉफ्ट हो गए तो फिर लोग नाराज। तो ये एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे दोनों तरफ से, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये एक थैंकलेस जॉब है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं थैंकलेस जॉब। क्यों? अगर यदि सॉफ्ट हुए तो लोग नाराज, अगर ये हार्ड हो गए तो लोकसभा के लोग नाराज। काम इन्हीं के बीच में करने, इसीलिए इनको फियरलेस बनाना भी बहुत जरूरी है कि भाई आप घबराओ नहीं, टेंशन मत लो, आपकी सारी चीजें देखी जाएंगी, सब समझा जाएगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे यहां पे इनको कुछ छूट दी हुई है कि आप टेंशन मत लेना, आप इंडिपेंडेंटली काम कीजिए, आप निडर होके काम करो, आप जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, अब निडर होके काम करो। अब कैसे करेंगे? तो इनको अगर लोकसभा नाराज हो गई, लोकसभा नाराज हो गई तो क्या होता है, लोकसभा ही इनकी सैलरी, इनकी अलावेंसेस, वो कौन डिसाइड करता है? लॉ बना के पार्लियामेंट डिसाइड करती है। इनकी सैलरीज एंड अलावेंसेस जो भी डिक्लेयर करेगा, डिसाइड करेगा, लॉ बना के पार्लियामेंट करता है। तो अब अगर यदि लोकसभा नाराज, तो हो सकता है कि इनको क्या कर दे, सैलरी काट दो भाई, इनकी अलावेंसेस इनके कम कर दो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये क्या होता है, इनको इंडिपेंडेंस दी हुई है कि आपकी सैलरीज एंड अलावेंसेस चेंज नहीं होंगे। ध्यान से सुनना, सैलरीज एंड अलावेंसेस चेंज नहीं होंगे। एक बार ऑफिस में घुस गए और जिस टाइम में ये ऑफिस में घुसे उस टाइम पे जो भी इनको सैलरी और अलावेंसेस पार्लियामेंट ने अलाउ की है वही सैलरी रहेगी, या बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। पहला तो छूट इनको ये दिया ताकि ये इंडिपेंडेंट काम कर सके, लोकसभा के लोगों पे भी ये क्वेश्चन कर सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये छूट देना जरूरी है, थैंकलेस जॉब है, फियरलेस जॉब बनानी है। पहला पॉइंट क्लियर, सैलरीज एंड अलावेंसेस कट नहीं होंगे। दूसरी चीज, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे क्या डिपेंड कर रहे हैं? नहीं कर रहे। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे नहीं, पार्लियामेंट रिमूव कर सकता है इनको। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे इनको रखे बाकी निकाल दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? पॉइंट क्लियर? अब तीसरा पॉइंट देखिएगा, इंडिपेंडेंट बनाना है इनको। अब इंडिपेंडेंट कैसे बनाए? इंडिपेंडेंट कैसे बनाए? कल को हो सकता है यहीं पे लोकसभा में कोई भी मिनिस्टर आके इनको कह दे
कि इधर आ जाओ, देखो कल को ना मैं आपको इतनी बड़ी पोस्ट दे दूंगा, आपको ये बना देंगे, इतनी बड़ी पावर दे दूंगा मैं आपको, एक काम करो, ये जो सिस्टम हो रहा है इसको ढक दो, टेंशन मत लो, ये सब हो जाएगा, मैनेज कर दो, इसको अरेंज कर दो। तो यहाँ पे बोला कि भाई आप रिटायरमेंट के बाद में, जॉब कंप्लीट होने के बाद आप किसी भी जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, कुछ काम नहीं कर सकते आप ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी ऑफिस में जाके आप इससे हाई पावर में जाके बैठ जाओ, आपको इस तरीके का ऑफर आएगा तो आप वो नहीं कर सकते। कैग बनने के बाद आप ये नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? इस तरह से इनको इंडिपेंडेंट बॉडी बोला गया। इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना है, फियरलेस बॉडी बनानी है। क्लियर है? पॉइंट क्लियर? ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अब बात करते हैं हमारे पास में कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम फॉर एंटायर कंट्री। देखिए इसका मीनिंग क्या है, एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री के लिए, पूरी कंट्री के लिए कैग काम करेगा। कैग है ये पूरी कंट्री के लिए काम करेगा, सेंटर के लिए भी, स्टेट्स के लिए भी। ठीक है, किन के लिए? सेंटर के लिए भी एंड स्टेट्स, दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि स्टेट्स का कैग अलग होगा, सेंटर का कैग अलग होगा, नहीं, सेंटर का और स्टेट का दोनों को कंबाइन करके एक ही बॉडी है, दैट इज कैग। अब एक बात सोचिए, हमने एक वर्ड पढ़ा है फेडरलिज्म, हमने एक वर्ड देखा है फेडरलिज्म, देखेंगे अच्छे से, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फेडरलिज्म देखा है, फेडरलिज्म में हम कहते हैं कि स्टेट्स और सेंटर की अलग अलग पावर्स उनके बीच में बराबर बराबर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है फेडरलिज्म तो है, लेकिन क्योंकि अब सारा काम कौन कर रहे हैं? कैग। स्टेट्स का भी जो भी अकाउंटिंग है वो यही कर रहे हैं, जो भी सेंटर की अकाउंटिंग है वो यही कर रहे हैं। तो सारे का सारा खेल किस तरफ? क्योंकि अपॉइंट करने वाले कौन है? प्रेसिडेंट है। तो मतलब ये मेन पार्ट कौन है? सेंटर का ही है, एक तरीके से सेंटर का ही पार्ट है। तो ये जो फेडरलिज्म का जो फीचर है, हमें यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम होता हुआ नजर आता है, एक तरफ झुकाव आता है, एक तरफ झुकाव नजर आता है कि ये फेडरलिज्म यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करने की तरफ जा रहा है। ठीक है, इससे हमें ये चीज़ समझ आती है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, पूरी कंट्री का कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। पब्लिक पर्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? भाई आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? तो वो कमाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो पैसा कहाँ से आएगा? लोगों की जेब से आएगा, लोगों की जेब से आएगा। और वो किस फॉर्म में आएगा? टैक्स कलेक्शन की फॉर्म में, टैक्स कलेक्शन की फॉर्म में आएगा ना। तो टैक्स कलेक्शन होगा तभी तो आएगा, और वो टैक्स कलेक्शन कहाँ से आ रहा है? लोगों की पॉकेट से आ रहा है। अब इसका मिसयूज भी कर सकती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कह दे कि बस हमें तो उड़ाना है, ऐसे रैंडम यूज करना है, तो इसकी अकाउंटिंग किसको करनी पड़ेगी? कैग को। ऑडिटिंग करेंगे तो बताएंगे कि हाँ ये पैसा सही यूज हो रहा है या गलत यूज हो रहा है, मिस यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, अच्छे से यूज हो रहा है, वो सारी चीजें कौन बताएगा? कैग। इसीलिए बोला है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, लोगों का पैसा सही जगह पे सही ठिकाने पे यूज हुआ है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, हेड ऑफ इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। जितने भी अकाउंट डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी अकाउंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके हेड कौन होंगे? कैग होगा। कौन होगा? कैग। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फाइनेंस का जितना भी काम है, वो सारा कौन संभाल रहे हैं? यही संभाल रहे हैं, यही देख रहे हैं, ऑडिटिंग कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दायरे में रह के। दूसरा लॉ, जो भी लॉ होगा, जो भी कानून इनके लिए बनाया होगा, कैग का कानून है 1971 में भी आया, इनसे रिलेटेड कुछ लॉज हैं कि किस तरीके से ऑडिटिंग करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, वो सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करेंगे, काम करेंगे अपना। ठीक है, पॉइंट क्लियर?
नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट एज ए फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड ऑफ पीएसी। देखो जब हम रोल पढ़ेंगे ना, रोल, अभी हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे रोल, उसमें हम डिटेल में देखेंगे इसको कि ये क्यों बोला जा रहा है, आखिर हम इनको फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड क्यों बोल रहे हैं पीएसी का, उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे क्या है ये। ठीक है, वहां पे पूरी तरीके से क्लियर होगा। अभी फिलहाल के लिए इस पॉइंट को समझिएगा, बस ये नोट करना है अभी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वन ऑफ द बुलवर्क इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, देखो ये क्या है, बुलवर्क का मीनिंग क्या है, पहले इसको समझिएगा। बुलवर्क है कॉल्ड डिफेंसिव वॉल। डिफेंसिव वॉल मतलब एक तरीके का पिलर, पिलर खड़ा होना। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में 4 पिलर है, 4 पिलर। ये कौन कौन से हैं? देखो पहले चीज तो ये है पैसा, कोई पैसे कोई प्रोटेक्शन दे दे। ठीक है, कोई पैसे से बचाए, पैसे की प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी ले कोई। ठीक है, दूसरा पिलर होता है हमारे पास में पावर। पावर, पावर को प्रोटेक्ट करने। ठीक है, तीसरा पिलर है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, और चौथा है जस्टिस। ठीक है, जस्टिस। हमारे पास ये 4 चीजें हैं, पैसा इनको प्रोटेक्ट करे, इन चारों की प्रोटेक्शन, पावर की प्रोटेक्शन, रिप्रेजेंटेशन की प्रोटेक्शन, जस्टिस की प्रोटेक्शन, कोई हमें इनको प्रोवाइड करवाए। ठीक है, तो इसके लिए पैसे की प्रोटेक्शन कौन करता है? ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG प्रोटेक्शन देगा पैसे को। ठीक है, उसी तरीके से पावर की प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ पावर, उसके लिए है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC। ठीक है, उसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन की प्रोटेक्शन देनी है तो उसके लिए हमारे पास है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसी तरह से जस्टिस, जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए इन 4 पिलर में एक है हमारे पास बुलवर्क इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये जो 4 चीजें हैं जिनसे प्रोटेक्शन चाहिए, जिनकी प्रोटेक्शन चाहिए हमें, पैसे की प्रोटेक्शन, पावर की प्रोटेक्शन, रिप्रेजेंटेशन में प्रोटेक्शन चाहिए, जस्टिस में प्रोटेक्शन चाहिए, इनके लिए हमारे पास में एक है कैग। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? तो ये हमारे पास में वन ऑफ द बुलवर्क इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है नॉट एन एडवाइजरी बॉडी। मतलब समझिएगा, जैसे मान लो सपोज करो मैं आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट बोल दूं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे फादर साहब बैठे, यहाँ पे अंकल बैठे, दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं, दोनों के दोनों बैठ के। मान लीजिए कोई फंक्शन होना है घर में, उस फंक्शन को लेके दोनों में डिस्कशन चल रहे हैं, फादर और अंकल दोनों के बीच में बातें हो रही है कि हमें इस तरीके से काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। मान लीजिए आप उठ के आ गए यहाँ पे और बीच में आके बोलने लग गए, इनके बीच में बोलना शुरू कर दो, तो क्या होगा? आपकी कोई राय मानी जाएगी, आपको बोल दिया जाएगा निकल यहाँ से। आपका रोल ही नहीं है, आपका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, आप क्यों बोले बीच में? आपकी किसी ने एडवाइस मांगी है? नहीं, जो काम करना है हमें करना है, आप कौन होते बोलने वाले? तो इसको बोलते हैं नोट एडवाइजरी। आपका काम सिर्फ इतना है, आप जो फंक्शन होगा उसको चलवाना है, बस आपको बता दीजिएगा ये काम करना है, बस आप वही काम करोगे। आप बीच में एडवाइस मत दो कि ये ऐसे कर लो, आपकी एडवाइस नहीं चलेगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉन एडवाइजरी बॉडी। इसी तरीके से कैग है। क्या होता है समझना, कैग में क्या होता है? कैग में होता है जैसे ये हमारे पास में फाइनेंशियल ईयर है, मैं मान लेता हूँ कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं। जैसे मान लो सपोज करो अभी जो चल रहा है हमारे पास में दैट इज 24-25, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगी तो वो होगी हमारे पास में, मैं डेट लिख लेता हूँ यहाँ पे 24 1 अप्रैल 2024। ठीक है, और यहाँ आती है 31 मार्च 2025। इसके बीच में हमारे पास में ये फाइनेंशियल ईयर चल रही है। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर है। यहाँ पे अब देखना, ध्यान से समझना, गवर्नमेंट आई,
गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, ये है एग्जीक्यूटिव, ये किसके पास जाएगी? पार्लियामेंट के पास में, लोकसभा के पास में, कि हमें पैसा दे दो। ये जाएंगे गवर्नमेंट जाएगी पार्लियामेंट के पास में, हमें पैसा दे दो। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो ये जब पैसा लेने जाएंगे तो पैसा मिलेगा, उससे पहले एग्जीक्यूटिव से पूछा जाएगा, गवर्नमेंट से पूछा जाएगा कि भाई हमें पीछे का हिसाब किताब दे दो, हमें पीछे का हिसाब किताब दो कि आपने पिछले साल क्या खर्च किया। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि हमारे पास में पहले क्या होता है, ठीक है, गवर्नमेंट अपना हिसाब किताब दे देगी, एस्टिमेट्स देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए कि नेक्स्ट ईयर हम ये खर्चा करने वाले हैं, यहाँ पे बजट आएगा। तो ये पूरी प्रोसेस खर्चा होता है, किस तरह से यहाँ पे खर्चा होगा, कितना खर्चा होगा, कहाँ पे खर्चा होगा, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होगा, सारी चीज़ें मेंशन होगी। तो यहाँ पे ये जो डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पे कैग का कोई रोल नहीं है, कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इतना पैसा गवर्नमेंट को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इस काम में देना चाहिए। ठीक है, पिछले साल के लिए इकोनॉमिक सर्वे आया, नेक्स्ट ईयर के लिए बजट आएगा, यही होता है ना। तो इसने कोई भी बीच में बोलने की कोशिश नहीं होती है कि भाई इतना पैसा दो या ना दो, इसको बोलते हैं नोट एडवाइजरी, नोट एडवाइजरी बॉडी, नोट एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, ठीक है। अब जब साल एंड होने को आएगी या फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो पिछले साल का जो हिसाब होगा, पिछले साल का जब खत्म होने को आएगा तो बुलाया जाएगा कैग को कि अब आ जाओ, आप आइए और चेक करो कि जो पैसा इन्होंने मांगा था, जो पैसा यहाँ पे मांगा गया था, वो पैसा सही जगह पे, सही ठिकाने पे यूज हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ अब चेक करके बताओ, इसकी ऑडिटिंग कीजिए। तो ये आते हैं एंड टाइम में, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को है तब इनको बुलाया जाएगा कि आओ बताओ कि क्या जो पैसा लिया वो पैसा सही जगह पे यूज हुआ या नहीं हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में बताइए। इसीलिए वर्ड यूज किया गया है एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब पीछे का हिसाब किताब करने। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? एक एक पॉइंट क्लियर हो गया आपको? क्या है ये, क्या बोला गया इनके बारे में? ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कैग से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर? अब बात करेंगे इनकी पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में। ठीक है, चलिए। तो अभी जो हमने यहाँ पे एक पॉइंट जो छोड़ा हुआ है, एक्ट एज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ PAC, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इस पॉइंट में वो क्या चीज़ कहते हैं और किस तरीके से ये इनके फ्रेंड की तरीके से काउंट होते हैं। ठीक है, चलिए। तो आर्टिकल, अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है, ये सारे का सारा डिस्कशन आर्टिकल 148 को लेके है। ठीक है, जो पहला आर्टिकल है उसको लेके ये सारी सारी कंक्लूजन है, जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 149, जहां पे बात कर रहे हैं पावर्स एंड ड्यूटीज की, कि कैग की क्या पावर होंगी, क्या ड्यूटीज होंगी। ठीक है, तो मेन काम तो इनका क्या है? ऑडिट करना। मेन काम क्या है इनका? ऑडिटिंग। ठीक है, अब किसकी ऑडिटिंग करेंगे, किस चीज को देखेंगे? तो हमने वो देखा है, अकाउंट्स को देखना है। किसके अकाउंट्स को? ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हम बात करते हैं जितने भी अकाउंट्स है किसके? ऑल डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स के, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं, किसमें? डिपार्टमेंट्स के। ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा ऑल कॉरपोरेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा ऑल कंपनीज, जितनी भी कंपनीज होंगी जिनमें क्या है? सैंक्शन कर रखी है, फाइनेंस कर रखा है, फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, और लास्ट में जितने भी स्टॉक्स है, ऑल स्टॉक्स एंड वेयर हाउसेस, सब में जहां भी पैसा है
उन सब की ऑडिटिंग करने का काम किसका होगा? कैग का होगा। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 149 में। ठीक है, अब पावर्स देखनी है, ड्यूटीज देखनी है किस तरीके से। आर्टिकल 151 कहता है रिपोर्ट करेंगे ऑडिट करके। किसको करेंगे? ठीक है, तो हम इस चीज को अब जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि ये किस तरह से ऑडिट करके उस रिपोर्ट को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? चलो देखो, जितने भी ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन है, चाहे वो कंपनीज है, चाहे वो स्टॉक्स वेयर हाउसेज हैं, इनके जितने भी अकाउंट्स हैं, इनका जितना भी लेखा जोखा होगा, वो सब की रिपोर्ट तैयार करेंगे, ऑडिट करेंगे इन सबको और लेके जाएंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे। और रिपोर्ट बनाएंगे तो यहाँ पे इनको क्या बोलेंगे कि भाई आप अपना जो भी बैलेंस शीट आपकी वो दिखाइए। हमने जो बैलेंस शीट बनाई है कि भाई इतना खर्चा आपने इसमें किया है, इतना खर्चा आपने इसमें किया है, दोनों को मैच करेंगे। ध्यान देना, दोनों को मैच करेंगे और मैच करके फिर इसको प्रोड्यूस कर देंगे। अगर दोनों की मैचिंग सेम होती है, दोनों सेम है, सही मैच हो जाता है, इसका मतलब सारा काम फेयरली हुआ है, फेयरली, कोई धांधलेबाजी नहीं है। लेकिन अगर गलती से यहां पे मिसमैच मिलता है, मिसमैच, तो इसी को बोलते हैं स्कैम हो गया, स्कैम हुआ है, कुछ ना कुछ धांधलेबाजी हुई है। जैसे आपने स्कैम के बारे में सुना होगा, हर्षद मेहता वाला केस सुना होगा आपने। ठीक है, ये सुने हैं ना आपने, 2G स्कैम हुआ, इस तरीके से 5 जो स्कैम हुए उनके बारे में हम बात करेंगे, इनके बारे में अभी। तो कौन कौन से किस पे जेपीसी बनी है वो चीज़ें हम देखेंगे अभी। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? तो मिसमैच क्या दिखा रहा है? स्कैम को। क्लियर? अब होगा क्या? सबसे मेन चीज़ है रिपोर्ट पब्लिश करना। किस तरह से ये अपनी रिपोर्ट को रखेंगे, किस तरह से ये प्रेसिडेंट के सामने जाएंगे और कैसे स्कैम का पता चलेगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखो अब इस चीज़ को समझना है, ध्यान से सुनना अब इस बात को। क्या होगा? कैग ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई, ये आर्टिकल 151 की बात हो रही है। ठीक है, देखो अब समझना, कैग ने रिपोर्ट तैयार की, ये अपनी रिपोर्ट बनाएगा, क्योंकि ये हर जगह से ऑडिटिंग करके आए हैं। ये स्टेट से भी करके आए, ये सेंटर की भी ऑडिटिंग करके आए, स्टेट से भी किए, सेंटर से भी किए। ठीक है, ऑडिटिंग की इन्होंने, रिपोर्ट तैयार की। अब सेंटर की कहां पे जाएगी? तो इनका जो काम है, जो इनका काम है वो काम है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करना। सेंटर की जो रिपोर्ट होगी, जो भी ऑडिटिंग रिपोर्ट होगी सेंटर की, वो ले जाएंगे और ले जाके दे देंगे प्रेसिडेंट को कि ये लीजिए, हमने ये ऑडिट किया है और ये रिपोर्ट है। ठीक है, उसी तरीके से कैग जो रिपोर्ट तैयार करेगा स्टेट्स को लेके, स्टेट्स की जो भी ऑडिटिंग की, उस ऑडिटिंग रिपोर्ट को ले जाएंगे और वो दे देंगे गवर्नर को। ऐसा नहीं है कि वो दोनों की दोनों रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को प्रोड्यूस कर देंगे, नहीं, प्रेसिडेंट को सेंटर की देंगे, स्टेट की गवर्नर को देंगे। ठीक है, अब प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को लेंगे और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखेंगे। ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है। प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि जो रिपोर्ट कैग ने सबमिट की है वो रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने प्रेसिडेंट रखेंगे, ना कि कैग रखेगा। उसी सिमिलर तरीके से जो रिपोर्ट स्टेट्स की आई वो गवर्नर को दे दी। गवर्नर की ड्यूटी है अब इसको कहां रखेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली में रखेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन रखेगा? गवर्नर रखेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया? ये हमने डिस्कशन किया कि यूनिटरी सिस्टम यहां से हमें दिखता है, वो यही चीज है, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट कौन बना रहे हैं? कैग बना रहे हैं। क्लियर एकदम? पॉइंट क्लियर है? तो पार्लियामेंट के सामने प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने स्टेट। ठीक है इतना? अब ध्यान से सुनना और समझना इस बात को। अब यहां पे रिपोर्ट सबमिट कर दी, कैग ने रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब कैग ने क्या देखा कि यहां तो मिसमैच हो रहा था, मिसमैच था, मतलब यहां कुछ धांधलेबाजी थी। इतने करोड़, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, x करोड़ एक अमाउंट है, कोई भी x करोड़, इतने करोड़ की धांधलेबाजी यहां पे देखने को मिली। अब ये पहुंच गए किसके पास में? प्रेसिडेंट के सामने। प्रेसिडेंट को बोला, प्रेसिडेंट साहब सुनिए सुनिए, मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। बोले हाँ बताइए क्या बात है? बोले इसमें जो रिपोर्ट है ना,
इस रिपोर्ट में इतने करोड़ का धांधलेबाजी हो रखी है, इतने करोड़ की मिसमैचिंग हुई है, एक्चुअल डेटा है ही नहीं इतना, जो खर्चा हुआ है ना वो तो बहुत ज़्यादा दिखा रखा है और एक्चुअल में पैसे कुछ अलग थे। यहाँ बहुत बड़ी मिसमैचिंग है। तो आप पूछो ना इनसे सवाल कि भाई बताओ ये पैसे कहाँ गए, बताओ कहाँ गए, तो प्रेसिडेंट साहब कहेंगे चुप हो जा, इतना नहीं बोलते हैं, तूने बोलना था वो बोल दिया, तूने जो बोलना था वो बोल दिया भाई, तेरी रिपोर्ट थी वो आ चुकी है, अब आप मत बोलो, आपका काम खत्म हो चुका है। बोल तो नहीं है, आप चुप हो जाओ, आपका रोल नहीं है अब यहां पे क्वेश्चन आया कि आखिर अब सवाल पूछे कौन, कौन पूछेगा सवाल? क्या ये स्कैम सिर्फ इसीलिए था? क्या मेरे को सिर्फ इसीलिए बनाया था कि आप रिपोर्ट बनाओ और दे दो? मुझे सिर्फ इसी काम के लिए रखा था क्या आपने कि मैं रिपोर्ट बनाऊं दे दूं, स्कैम हो रहा होता रहेगा, फिर फायदा क्या है मेरा? इससे अच्छा ऑडिटिंग ही मत करवाओ। तो बोले नहीं, देखो क्योंकि हमें किसी दायरे में रहना है, हम सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि इसके पीछे रीजन है, और वो रीजन है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। हम नहीं पूछ सकते, हम नहीं पूछ सकते क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव का पार्ट हैं। आप भी एग्जीक्यूटिव हो, मैं भी एग्जीक्यूटिव हूं, तो हम पार्लियामेंट से जाके सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि वो लेजिस्लेचर है, हम नहीं पूछ सकते। तो इसका मतलब जो कैग ने जो रिपोर्ट बनाई अब उसका क्या होगा? क्या हो इसका? क्या ये रिपोर्ट सिर्फ इसीलिए थी कि आप लो और सबमिट कर दो, बस बात खत्म, उसके आगे कुछ नहीं है? फायदा क्या हुआ? यहां पे आती है मेन बात कि पूछेंगे सवाल, तो पूछेंगे, ऐसा नहीं है सवाल नहीं पूछा जाएगा कि ये जो y करोड़ x करोड़ जो भी ये मिसमैच है ना ये कहाँ गया, इसका सवाल तो पूछा जाएगा, लेकिन वो कहाँ पूछा जाएगा वो हम नहीं पूछ सकते क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। पूछने वाला होगा वो लेजिस्लेचर का ही बंदा होगा, लेजिस्लेचर ही होगा, हम नहीं पूछ सकते, हमारे बस का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा पूछना बेकार है, वो हमसे बड़े हैं, हम नहीं जाएंगे वहां पे। ठीक है, अब यहां आती है लेजिस्लेचर पे बात। बोले ये लेजिस्लेचर होगा कौन, होगा कौन, कौन बनेगा, कौन पूछेगा, पूछने आएगा, कौन पूछने को जाएगा? तो इसके लिए बोला गया यहां से पार्लियामेंट में एक कमेटी बनेगी, एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी होगी PAC, दैट इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये कमेटी होगी, ये बनेगी एक कमेटी जो पूछेगी इनसे सवाल। ये हर बार होता है, हर साल होता है। बोले कि जो भी आपने रिपोर्ट सबमिट की है, इस रिपोर्ट में जो भी स्कैम है, जो भी धांधलेबाजी है, जो भी सवाल पूछना है वो हम नहीं पूछ सकते क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव है, वो लेजिस्लेचर है। तो जो बंदा पूछेगा तो बराबर वाले ही पूछ सकते हैं। बोले आप मत पूछो, आप अपने चाचा से बोलिए, आप अपने ताऊजी से बोलिए, वो ताऊजी आएंगे। भाई आप अगर यहाँ बैठे हो, ये फादर साहब हैं, आप सन हैं, आप नहीं पूछ सकते। इनके भाई होंगे जो आपके अंकल लगेंगे, जो आपके अंकल लगेंगे, वो इनसे जाके सवाल पूछ सकते हैं, आप नहीं पूछ सकते। ये बराबर वाले ही पूछेंगे इनसे सवाल। इसके लिए कुछ लोग, लेजिस्लेचर के कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, वही लोग इनसे सवाल पूछने के लिए जाएंगे और वो लोग होंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया एकदम। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्यों बनाई जाती है? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि आप पूछो कि उसमें क्या करेक्शन है और क्यों ऐसा हुआ है, यहाँ जो मिसमैच आ रहा है वो कैसे आ रहा है। ठीक है, अब इसी सवाल को लेके यहाँ से PAC आता है। पहले इसको समझते हैं, इसकी मीनिंग को समझते हैं, उसके बाद समझते हैं कि आखिर ये क्या है। देखिए PAC, इसका मीनिंग जान लेते हैं। PAC क्या है? हर साल बनाई जाती है PAC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये एक फाइनेंस कमेटी है जो कि इसमें मेंबर्स होंगे। तो बताइए जरा कौन होंगे इसमें मेंबर्स? क्या मिनिस्टर होंगे? बताओ जरा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्या इसमें मिनिस्टर्स इसके मेंबर्स होंगे? क्या नहीं हो सकते, मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसके मेंबर मिनिस्टर इसलिए नहीं हो सकते, अगर मिनिस्टर हो गए तो वो तो खुद एग्जीक्यूटिव हो गए।
और एग्जीक्यूटिव की तो बात ही नहीं है। क्यों? दूसरा क्वेश्चन, दूसरी बात, मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकते? तो आप खुद देखिए, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, जिसने पैसे खाए हैं, जिसने करप्शन किया है, वो तो खुद मिनिस्टर्स थे, वो तो खुद मिनिस्टर्स थे। और अगर यदि ये मिनिस्टर्स ही अपनी रिपोर्ट की जांच करेंगे तो फिर तो काय का बात हुई, वो तो सारी फिर वही बात आ गई, वापस से पलट के वही बात आ गई। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए ऐसे लोगों को यहाँ पे मेंबर बनाया जाएगा जो लेजिस्लेचर का पार्ट होंगे, जो पार्लियामेंट में से होंगे, लोकसभा में से होंगे, राज्यसभा में से होंगे, लेकिन मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। इसका मतलब वो मेंबर्स होंगे, पार्लियामेंट के तो मेंबर होंगे, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा, इनसे होंगे, मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। पॉइंट क्लियर है? एग्जीक्यूटिव का ही सवाल नहीं पूछ सकती है। पॉइंट क्लियर है? अदरवाइज तो फिर ये समझ ही नहीं आएगा कि स्कैम हुआ भी था या नहीं हुआ। तो यहां से लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स 2:1 में आते हैं, मतलब यहां 15 मेंबर्स आएंगे, यहां पे 7 मेंबर्स आएंगे। राज्यसभा से 7 लोग आएंगे, यहां से 15 लोग आएंगे, और मिल के एक कमेटी बनाई जाएगी, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी। क्या बोलते हैं इसे? स्टैंडिंग कमेटी। इसका मीनिंग क्या हुआ? स्टैंडिंग का मतलब ऐसा नहीं कि कोई खड़ी कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब होता है कई अलग अलग तरीके की कमेटीज होती हैं। स्टैंडिंग कमेटी एक तरीके की परमानेंट कमेटी है। परमानेंट कमेटी का मतलब हो गया, ये कमेटी हमेशा रहेगी, बस इसमें लोग बदलते रहेंगे, हर साल लोग बदल जाएंगे, हर साल लोग बदलेंगे, लेकिन कमेटी हमेशा रहेगी। ठीक है, ऐसी कमेटी को हम स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं, परमानेंट कमेटी। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो अब इसी पे हमारे पास में यहां से कुछ लोग आए, यहां से कुछ लोग आए, और इनको मिला के एक कमेटी बना दी, PAC। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब वो इस रिपोर्ट की जांच करेंगे। अब एक बात सोचो जरा, थोड़ा सा एक पॉइंट लगाना, दिमाग लगाना, सोचना। मान लो, सपोज करो आप जॉब करते हो, ठीक है, आपने अपनी ITR फाइल किया, आपने एक CA अपॉइंट किया, आपने कहा कि भाई एक काम कर देना, मेरी ITR वगैरह आप फाइल करोगे तो आप अपने हिसाब से जो भी ये देख लेना, कर लेना। लेकिन मान लो आप थोड़ा सा ये कह दो कि नहीं मुझे तो बताओ क्या है इसमें, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर किस तरीके से ITR फाइल करोगे, किस तरीके की बातें करोगे। तो ये देखो, ये क्या कहेगा, ये CA, क्योंकि इसको पूरी नॉलेज है उस चीज़ की, और इसको ये पता है कि इस बंदे को कुछ नहीं पता है, थोड़ा बहुत ही जानकार है, तो इसको उलझाओ, बातें करते हैं इसको उलझाते, तो ये गाना शुरू करेगा, इतनी एप्रिसिएशन हो रही है, इतना डेप्रिसिएशन हो रहा है, इतना ये हो रहा है, इतना वो हो रहा है, फलाना, इतनी टर्म्स बता देगा, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, नींद आ जाएगी। आप कहोगे भाई एक काम कर, मैं ये 2 हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे को सिर्फ इतना बता दे, मेरे को कितना खर्चा करना है। 1000 तरीके के ये पॉइंट्स गिना देगा, 1000 पॉइंट्स, इसमें इतना एप्रिसिएशन, इसमें इतना डेप्रिसिएशन, इसमें इतना हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने तो गलती कर दी क्वेश्चन करके कि भाई बता इसमें ये क्या करें। तो आप फिर फाइनली क्या कहोगे, एक काम करो, जो भी है भाड़ में जाए, आप अपने हिसाब से बना दो, जो बनाओगे मेरा बता देना, इतने रुपए बनते हैं, मैं आपको पैसे दे दूंगा। ऐसा ही होता है। पॉइंट क्लियर है? सेम तरीके का आप यहां समझिएगा, यहां समझिए, PAC, इसमें लोग आ रहे हैं MPs, इसमें ये लोग आ रहे हैं, इधर बैठी हमारे पास में कौन, कैग, इसके पास इतने 1000 करोड़ का सिस्टम है, इसने कोई स्कैम ढूंढा या जो भी पॉइंट देखा इसने ये सारा बना दिया। 2000, मान लीजिए सपोज करो X करोड़ का इसने सिस्टम बनाया, ये ले जाके अपनी रिपोर्ट दे देंगे इनको। ये तो इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, इनको कहाँ समझ आनी है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, इनको कहाँ समझ आनी कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। तो ये क्या कहेंगे, इनके सामने इतने पेज की वो रिपोर्ट आएगी, ये कहेंगे भाई अगर इतना ही पढ़ना होता तो हम यहाँ क्यों आते, हमें ये बता दो इस रिपोर्ट में क्या है, क्या लिखा है इस रिपोर्ट में, हमें नहीं पता क्या है इसमें, आप बता दो इसमें क्या है। इसीलिए कैग
कैग क्या करेगा? हेल्प करेगा। हेल्प करेगा किसकी? पीएसी की। दैट्स वाई हमने एक लिखा कैग। कैग क्या है? फ्रेंड। फ्रेंड है, फिलोसोफर है, फिलोसोफर। कैग गाइड है किसका? पीएसी का। ये जो टर्म हमने लिखी थी वो इस वजह से लिखी थी क्योंकि यहाँ पे पीएसी को बताना है, पता करना है कि इस रिपोर्ट में क्या है, कहाँ पे करप्शन है, कहाँ धांधलेबाजी है, क्या पॉइंट जो मिसिंग है, जो इनको समझ नहीं है, जो क्वेश्चंस इनको पूछने हैं वो कहाँ से पूछने हैं, उसमें हेल्प करेगा, उसमें दोस्त है ये इनका, गाइड करेगा ये। इसी के बेसिस पे हमने बोला कैग पीएसी का दोस्त है। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया एकदम। तो यहां से हमें इस पॉइंट का पता चलता है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? अब पीएसी ने क्या किया? इस रिपोर्ट को लिया, पीएसी ने इस रिपोर्ट को रखा कहां पे? पार्लियामेंट के सामने। उनसे क्वेश्चंस पूछना शुरू किया क्योंकि अब तो लेजिस्लेटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बराबर वालों से तो पूछ सकते हैं। अब पीएसी क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा। अब पीएसी के सामने दो पॉइंट होंगे, या तो वो सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड, उन्होंने जो बोला, कहा कि हाँ मैं मान गया, सही है, आपने जो कहा सही है, आपने जो भी सिस्टम बताया वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाइड, तो पॉइंट ठीक है, बोले कहीं करप्शन ही नहीं है, हम मान गए। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरी तरफ ये हो सकता है कि ये कह दे पीएसी नहीं, हम सेटिस्फाइड नहीं है, आपकी जो बात है, जो आपने बोली है, जो आपने समझाया है, ये कैग से नहीं पूछ रहे, लेजिस्लेचर में पूछ रहे हैं कि हमें ये बात समझ आई कि हमने ये पैसा कहाँ लगाया, किस तरीके से इन्वेस्ट किया। पीएसी कहते हैं हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमें नहीं समझ आया, सेटिस्फाइड नहीं है। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये मैटर उठेगा और चला जाएगा जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, पॉइंट क्लियर है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये मुद्दा उठ के चला जाएगा जेपीसी में। जेपीसी अब वही सेम काम करेगी, इससे हायर अथॉरिटी हो गई। पहले कैग से आई रिपोर्ट पीएसी के पास, पीएसी ने क्वेश्चंस पूछे, अगर सेटिस्फाइड है तो ओके, रिपोर्ट सबमिटेड, ओके कोई बात नहीं है, चलता है। लेकिन अगर पीएसी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो रिपोर्ट जाएगी पीएसी के पास, जेपीसी के पास में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भी दो ऑप्शन होंगे, वही सेम चीज, ये भी वही काम करेगा क्या? या तो सेटिस्फाइड और या फिर नॉट सेटिस्फाइड। अगर सेटिस्फाइड है तो कह देगा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, आपको समझने में थोड़ी भूल चूक हुई है, बाकी ठीक है, रिपोर्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यदि वो सेटिस्फाइड नहीं है जेपीसी, तो फिर वो अपने रिपोर्ट सेंड कर देगा टू सीबीआई, और फिर सीबीआई जाने और उनका काम जाने, वो फिर एफआईआर करेंगे और उसके बेसिस पे फिर उसमें जांच पड़ताल होगी। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरह से हमारे पास में रिपोर्ट्स चलती हैं, इस तरह से रिपोर्ट बनेगी और उनकी ऑडिटिंग होगी, ठीक है? पॉइंट क्लियर? अब हमारे पास में जेपीसी, देखिए इतनी जल्दी जेपीसी बनती नहीं है, लेकिन अभी तक 5 टाइम्स जेपीसी की फॉर्मेशन हुई है, जेपीसी इस्टेब्लिश हुई है, वो 5 बार हुई है। कौन कौन सी, तो उसके बारे में देख लेते हैं, वो सिर्फ आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, कौन कौन सी हुई है वो देख लो, ठीक है? देखो मैं आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक लिख रहा हूं, बिफोर हर्षद केतन यूज पेस्टिसाइड 2 टाइम्स, ठीक है? मैंने क्या लिखा? बिफोर हर्षद केतन यूज पेस्टिसाइड्स 2 टाइम्स, ठीक है? क्या लिखा है मैंने? बिफोर से है बोफोर्स, ठीक है? बोफोर्स स्कैम हुआ। सेकंड है हर्षद मेहता केस में एक बना जेपीसी कमेटी। तीसरा
केतन, केतन पारिक, केतन पारिक, पारिक, ठीक है। यूज पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। और 2 टाइम्स का मतलब है 2G, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था उस टाइम में भी। पॉइंट क्लियर है? तो आपको ये 5 पॉइंट्स पता होने चाहिए, पांचों के पांचों, जहां पे जेपीसी की फॉर्मेशन होती है, एस्टेब्लिशमेंट होती है। बिफोर हर्षद केतन यूज पेस्टिसाइड्स 2 टाइम्स, ठीक है। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो। क्लियर एकदम? पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारे पास में कैग कंप्लीट डिस्कशन, किस तरह से कैग यूज होता है, किस तरीके से कैग का अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, क्या उसके फंक्शन है, क्या उसके हम ये कह सकते हैं उनके कुछ की फीचर्स हैं, सारे का सारा कंप्लीट डिस्कशन। ओके, आई होप आपको पूरा एकदम क्लियर हो गया है, समझ आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।